हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर वेल। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल शिवपाल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जो कि 100% कह सकते हैं कि 110 कह सकते हैं कि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में भी, बोर्ड पे भी, और आने वाले कुछ आगामी एग्जाम जो कंपटीशन लेवल के होते हैं उसमें भी। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही, जो कह सकते थे कि जिसको आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि बाप ये तो समझ में आने वाला ही नहीं है। आइए हम उस टॉपिक को इतने इजी वे में आपको समझाने वाले हैं कि आपको लगने लगेगा कि वास्तव में ये जो टॉपिक हम लोग सोचते थे उससे बहुत ही कम इजी इन्होंने बता दिया, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि जितने भी प्रीमेट्स होते हैं, चाहे मंकी हो, चाहे एप्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, इन सबके केसेस में इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में प्यूबर्टी स्टेज में शुरू होता है, जिसको मेनार्ची कहते हैं, और जो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है फीमेल्स में, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। देखो, मेंस्ट्रुएशन का पुश हो जाना मेनोपॉज कहते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो इवेंट्स होता है फीमेल्स में होता है, रिपीटेड होता है। एक चक्र के बाद दूसरा चक्र शुरू हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक चक्र, एक स्टार्टिंग जो होती है, नेक्स्ट तक का जो समय होता है, इस साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसमें फीमेल के अंदर जो वेस्ट होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है यूटेरस की, ये सब वेजाइना के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के ड्यूरेशन में फिर से वो खत्म होकर फिर से शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना इस बात का संकेत है कि शी बिकम द प्रेग्नेंट, और किस तरह से यूटेराइन वॉल पर इम्प्लांटेशन किया जाता है, उसकी वॉल को कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट करते हैं, क्या है हाइपोथैलेमस, किस तरह से इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे आप देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या है, एफएसएच हार्मोन्स क्या है, फॉलिकुलर फेज में किस तरह से एफएसएच का काम होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में देखेंगे क्या सिंपल चीजें क्या हैं, फिर आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग फेजेस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन, कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। क्या होता है प्राइमरी ओसाइट, क्या होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स, क्या होता है, कैसे वो रप्चर होती हैं, किस चीज में कन्वर्ट होती हैं, कार्पस ल्यूटियम क्या है, ऐसे तमाम चीजों को आज हम देखने वाले हैं बेटे। तो आप अपना नोट्स निकाल लीजिए और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही कम समय में मैं इसको कवर कर दूंगा और बहुत ही आसान आपको भी लगने लगेगा। आप नोट निकाल लीजिए, लिखते भी रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट से जरूर करेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आइए हम लोग, फिगर मैंने ड्रा कर दिया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके विषय में भी पढ़ाता चलूंगा, साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जितने भी जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो मंकी है, यानी हम कह सकते हैं जो एप्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन फीमेल्स होते हैं, इन सब के केसेस में क्या बोलते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है? इतनी बातें आपको पता होगी, अभी मैंने आपसे बता दिया है। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन यानी एमसी जो होता है, ये स्टार्ट कब होता है? एट द प्यूबर्टी स्टेज में। प्यूबर्टी में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मीनार्ची, मीनार्ची कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में ये क्या होता है, एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज के रूप में जानते हैं, पुश हो जाता है, पॉज कर दिया जाता है, ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा। यानी हम बता देंगे जो इसका एवरेज होता है बेटे, लगभग हम बताते हैं लगभग ये 28 या फिर 29 डेज में क्या होता है, ये रिपीट करते हैं। यानी हम कह देंगे कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है टिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, इसके चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो साइकिल मतलब एक चक्र होता है, एक चक्र कब कंप्लीट होगा? जब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो इवेंट्स होता है, जब इस इवेंट्स को देखेंगे एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब तक नहीं आती है, जब तक के बीच का जो दायरा होता है, जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है यहाँ तक बातें?
समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। फिर देखेंगे, जो कह सकते हैं कि एक ओवा जो होता है बेटा, एक ओवम हमेशा रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन जिसको आप कहते हैं, ब्रेकर में लिख ओव्यूलेशन, ठीक है ना, कब होता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप देखेंगे उसको मिडिल स्टेज में लगभग एक ओम मात्र रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मात्र ओनली वन ओम आर रिलीज इन द मिडिल ऑफ द वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज बीन डिवाइड, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आप देखेंगे लगभग तीन अवस्थाओं में, तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, एक तो आप बता देंगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही खुद का हो जाता है, एक हमारा क्या होता है भाई, फॉलिकुलर स्टेज होता है, और एक हमारा क्या होता है, सेक्रेटरी फेज। इन्हीं तीनों अवस्थाओं को अच्छे लेवल पर समझ लेना बहुत ही आसान, बहुत इजी है। मैं जितनी बातें लिखा आई होप कि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं इसमें आगे और अगर बताना चाहूँ आपसे, ये साइकिल बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, ये साइकिल जो स्टार्ट होता है हम बता सकते हैं कि जो साइकिल मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है इसमें जो ब्लड अकर लगभग कितना होता है, ये होता है, एंड इट लास्ट लगभग आप बता देंगे 3 to 5 days। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो भी ब्लीडिंग होगी वो ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन तक क्या होगी, कंटिन्यू वो आना शुरू रहेगी, ठीक है। फिर हम बता देंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है बेटा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल 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 लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड ब्लड वेसल। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, और जो कहाँ से निकल रही है, वेजाइना के माध्यम से क्या होते हैं, शरीर से फीमेल के ये बाहर हो जाती है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं। यूटेराइन की वॉल जो होती है यानी इंडोमेट्रियम की वॉल ब्रेक डाउन होगी, ब्लड वेसल्स के साथ वेजाइना के माध्यम से शरीर से क्या करेगी, सारे वेस्ट को बाहर कर देगी। समझ में आ गई इतनी बातें। फिर इसमें अगर मैं यहाँ से बताऊं, ये जो होता है क्या बेटा, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉट, अगर ये नहीं हो रहा है, अच्छा मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना होना अभी मैंने किस चीज को बताया था, किस चीज को इंडिकेट करता है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये इंडिकेट करते हैं किसको, प्रेगनेंसी को। क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये आपने ये बता देते हैं कि अच्छा मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना आना इंडिकेट करता है किसको, प्रेगनेंसी को। ये ना आना कुछ रीजन और भी हो सकते हैं, जैसे पुअर हेल्थ हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो यानी लिख लेंगे मे बी स्ट्रेस, मे बी स्ट्रेस हो सकता है, पुअर हेल्थ हो सकता है, etc। ये सब भी कारण हो सकते हैं एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना आना, ये भी जिम्मेदार हो सकते हैं। समझ में आई बात है। अब हम इसमें एक एक करने की बात करेंगे, जिसमें अब आपको मैं समझा देता हूं इसमें कि एक पॉइंट जिसमें जैसे मैंने बताया ना मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, सेक्रेटरी फेजेस, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक चीज और इसमें क्लियर कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले लीजिए। इसी में एक चीज और देख लीजिए बेटा, इसी में मैंने आपको एक चीज और बताया था, याद होगा आपको, मैंने आपसे कहा था कि ओजेनेसिस आपने पढ़ा था, तो ओजेनेसिस में क्या था, ओजेनेसिस में ये हमारा क्या था, प्राइमरी ओओसाइट था, और इसको चारों तरफ से कौन घेर के रखता था, ये प्राइमरी फॉलिकल था, इसी पर ये सेकेंडरी फॉलिकल था, इसी पर ये कौन सा था, टर्सरी। ये हमारा प्राइमरी ओओसाइट था, ये प्राइमरी वाला हमारा था, ये सेकेंडरी था, ये वाला टर्सरी फॉलिकुलर था। होता क्या दोस्तों, जब ये बच्चा यानी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो लगभग 2 मिलियन, कितने होते हैं, 2 मिलियन आप देखते हैं कि ईच ओवरी में होते हैं, लगभग टोटल मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 मिलियन इस बच्चे का जो कि एम्ब्रियोनिक अवस्था में वहां पर इतने सारे हमारे फॉलिकुलर, प्राइमरी फॉलिकुलर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ आ रही हैं। लेकिन अब होता क्या है, जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तो प्यूबर्टी अवस्था में आता है, तो प्यूबर्टी अवस्था में मैंने बताया आपको लगभग 60 से 80 हजार हो जाते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ कि वही चीजें होता क्या है बेटा, जब भी प्यूबर्टी में आता है, जब प्यूबर्टी में आता है तो आप देखेंगे लगभग 60 से 80 हजार इन ईच हो गई,
अब सोचिए, कहाँ एक ओवरी में 2 मिलियन था जब बच्चा एम्ब्रियोनिक अवस्था में था, जब बच्चे ने प्यूबर्टी अवस्था जन्म लेने के बाद आफ्टर बर्थ देखा प्यूबर्टी अवस्था में, तो मात्र 60 से 70 हजार, बाकी सब डिजेनरेट होगी, खत्म हो गए। लेकिन अब इसमें होगा क्या, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं कि ऐसे हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं एक ओवरी वाला भाग, और इसमें कितने हैं, 60 से 80 हजार, है ना। तो होता क्या बेटा कि इसमें जो ये प्राइमरी वाला भाग, यानी हम लिख सकते हैं कि ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जितने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होंगे बेटे, उसमें लगभग लगभग हम बता देंगे 6 से 8 फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये रिलीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए, 60 से 80 हजार प्रत्येक ओवरी में इसमें है प्यूबर्टी, लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन जब जब आता है, जब जब मात्र 6 से 8 फॉलिकल क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। यानी ये रिलीज होने वाले कौन है, प्राइमरी फॉलिकल वाला रिलीज हो रहा है। अब ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि ये प्राइमरी फॉलिकल तो रिलीज हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें होता क्या कि ये जो बहुत सारे साथ ही साथ देखेंगे कि मैनी हार्मोन्स आप देखेंगे ये एक्ट करेंगे, एक्ट ऑन प्राइमरी फॉलिकल। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे हार्मोन्स प्राइमरी फॉलिकल पर एक्शन करेंगे। भाई 6 से 8 निकले हैं, अब 6 से 8 है बेचारे प्राइमरी फॉलिकल आए हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे हार्मोन्स कहेंगे आओ बेटा आओ, हम इंतजार कर रहे थे तुम लोग 60 से 80 हजार हो, लेकिन मात्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 6 से 8 आए हो, तो हम लोग हार्मोन्स तुम पर एक्शन करेंगे। तो ये लोग हार्मोन्स क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। और कौन सा एक्शन होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत जबरदस्त चीजें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस वाला भाग हमारा आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा। ये एक्टिवेट किसको करेगा भाई, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को करेगा। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हमारा क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन करेगा, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या करेगा, ये 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज करेगा। अब यही 2 तरह के रिलीजिंग हार्मोन्स के काम है यहाँ पे। कौन से 2 रिलीजिंग हार्मोन्स से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, तो देखिए एक का नाम है एलएच, एक का नाम कौन सा है, एफएसएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और ये कौन सा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, तो मैंने कहा कि मात्र 6 से 8 जो हमारे कौन से बच्चे हैं, फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर, ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर रिलीज होते हैं। ये अकेले आते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे हार्मोन्स एक्शन करते हैं। वो हार्मोन्स आशय कहते हैं। तो हमारे हाइपोथैलेमस से एक्टिवेट कौन हुआ, उसमें आप देख लेंगे कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकला, जेनरेशन निकला, फिर वो किसको आगे आगे करेगा एक्टिवेट, तो इस पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखा जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से माध्यम से 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और एक कौन सा, एफएसएच हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स आपको सामने यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, ये होता क्या है, जो ये फॉलिकुलर हार्मोन्स होता है बेटा, होता क्या है कि ये दोनों लोग मिल करके, ये फॉलिकुलर हार्मोन मात्र ये जो 6 से 8 फॉलिकल्स निकले थे उन्हीं पे एक्शन करेगा। ये देखिए, ये एलएच यहाँ पे नहीं कर रहा है, एलएच वाला भाग आप देखेंगे यहाँ पर इसके बिल्कुल टॉप पर है, जिसको अभी एलएच सर्ज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पीक पर है ये। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एलएच का काम नहीं, एफएसएच हमारा 6 से 8 वाले पर क्या करेगा, एक्शन करेगा, और फिर काम करने के दौरान आप देखेंगे इसको प्राइमरी में, सेकेंडरी में, फिर किस में, टर्सरी में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी फॉलिकल्स में, टर्सरी फॉलिकल्स बाकी बचा हुआ भाग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में। और ग्रेफियन फॉलिकल्स का ही एक्स्ट्रा बचे हुए सेल अभी बाद में कार्पस ल्यूटियम में चेंज होंगे, जब आपको देखा जाएगा, जब आपको फॉलिकुलर फेज अभी आने वाले समय बता रहा हूँ। तो क्या मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं? तो ये सारे स्टेज हम बता सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? अब हम फॉलिकुलर वाले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 सब मैंने डेट दे रखा है। ये अवस्था हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात बता रही है। अब फॉलिकुलर वाले पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये 13 वाले, ये 14 है, 14वें दिन पर देखिएगा एलएच और ये हमारा एफएसएच बिल्कुल टॉप पर होते हैं, पीक पर होते हैं, यानी इनका लेवल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आई इतनी बातें? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आगे बताता हूँ फॉलिकुलर। चलिए, तो यानी हम इस प्रकार से देखें कि हाइपोथैलेमस था,
GnRH था, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन था। फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था इंटीरियर वाला भाग। फिर वहां से देखा कि दो हार्मोन्स है, LH था और हमारा FSH था। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने काम किया था, किसके ऊपर किया था, ये फॉलिकुलर के ऊपर काम किया था। और वहां से आपने देखा था कि उस फॉलिकुलर को बेटा किसने कन्वर्ट कर दिया था, तो उस फॉलिकुलर को आपने देखा, हम वहीं से समझाएंगे फॉलिकुलर रिंग 1 डिग्री को, सेकेंडरी में, टर्सरी में और फिर किसमें, फॉलिकुलर में। यानी हम स्पेशली ये कह सकते हैं जनरली कि जो हमारा प्राइमरी वाला भाग बेटा, ये प्राइमरी जो फॉलिकुलर है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रेफियन ग्रेफियन फॉलिकल्स में, ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो। यानी हम कुल मिला के ये सब बीच वाला इंटरमीडिएट नहीं लेते हैं डायरेक्टली, यानी हम बता सकते हैं कि प्राइमरी कन्वर्ट किसमें हो गया है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में। क्लियर है यहाँ तक। अब ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ हार्मोन्स में निकलेगा, उस हार्मोन्स को मैं बताता हूँ यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कन्वर्ट तो करेगा, और ग्रेफियन फॉलिकल जो बदला है बेटा, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करेगा, एक हार्मोन्स रिलीज करेगा। इस हार्मोन्स का नाम क्या है, देखिए मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ इसको, ऑएस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑएस्ट्रोजन। तो ऑएस्ट्रोजन अगर आपसे कोई पूछेगा कहाँ से रिलीज होता है, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब ग्रेफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया बेटा ऑएस्ट्रोजन हार्मोन्स, और इसको आप देखेंगे ऑएस्ट्रोजन जो है इसका, यानी हम कह सकते हैं ये दो काम करेगा। यानी इसका वर्क अगर आपसे पूछा जाएगा तो वर्क देखेंगे, तो वर्क में आप बता सकते हैं कि ये जो इंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है बेटा, इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेगा, ये थिक करेगा, मोटा करेगा। लगभग हम बता देंगे कितने से कितना कराएगा, तो 0.02 से लगा करके कहाँ तक, 3 mm, यानी 0.2 से लगा के 3 mm तक का मोटाई जो इंडोमेट्रियम की जो वाल होगी, यानी कि ये जो वाल होगी यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ऐसे वाल होती है ये वाली, यानी जो ये इंडोमेट्रियम वाल है, इसकी मोटाई चाहिए उसको। भाई मोटा जब तक होगा नहीं जिसमें इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज इसकी मोटाई चाहिए। अभी एक हार्मोन, अभी प्रोजेस्टेरॉन भी निकलेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन इसको लगभग 6 mm तक कर देगा, ताकि इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके, ताकि और फॉलिकल्स जो निकल रहे हैं उसको स्टॉप कर सके। यानी प्रेगनेंसी को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए इसको प्रिपेयर भी करेगा, यानी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए इसको प्रिपेयर भी करेगा। अलग अलग काम है इसके, अभी आप देखिएगा। तो ये ठीक करता है। आगे काम कौन सा है भाई, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अभी आपने एक चीज देखा था बेटा, यानी कुल मिलाकर के ये जो FSH वाला हमारा ये काम, ये सब कौन काम करवा रहा है, ये FSH ही कहीं ना कहीं काम करवा रहा है। FSH ना होता तो एक काम ना होता। देखो किस तरह से हमारा हाइपोथैलेमस है, GnRH, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, LH और FSH ने एक्शन किया, तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो FSH का ये मेन हमारा फंडा है, FSH का काम ध्यान दीजिएगा। अब बेटा होगा क्या, अब एक क्वेश्चन दिया, इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोग्रेस, नए सेल का फॉर्मेशन होना। यानी हम यहाँ बता देंगे कि ये जो प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव या इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर, इसका मतलब क्या था, कुछ ना कुछ डेवलप करना होता है, यह हम कह सकते हैं प्रोग्रेस करना। यानी हम कह सकते हैं कि सेल का क्या करना, यहाँ पर फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेशन कर रहा है, यानी अब फॉर्मेशन कर, यानी यहीं पर ओव्यूलेशन भी होगा, यानी ओव्यूलेटरी फेज जो आपको दिखाई पड़ेगा, ये ओव्यूलेटरी फेज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सब के सब जो ओव्यूलेशन वाला फेज है, ये भी इसी प्रोलिफरेटेड फेज में ही दिखाई पड़ेगा। यानी ओव्यूलेशन हो क्यों रहा है। अच्छा याद करिए, मैंने आपसे बताया था ओजेनेसिस में कि जो ओवा का फॉर्मेशन होता है, यानी ओजेनेसिस जो हो रहा होता है, ये प्राइमरी ओसाइट है कि सेकेंडरी ओसाइट है। तो याद करिए, मैंने कहा था प्राइमरी ओसाइट जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल तक पहुंच जाता है तो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में यही प्राइमरी ओसाइट अब चेंज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट में। यानी हम कह सकते हैं कि ओवा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एग में कन्वर्ट हो जाता है, और वही ओवा या एग ओवुलेशन कहलाता है। यानी कि प्राइमरी ओसाइट किसी भी प्रकार का ओवर रिलीज नहीं करता, वो सेकेंडरी ओसाइट करता है। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, देखिए ओवुलेशन क्यों यहाँ पर हो रहा है, ओवुलेशन देखिए ओवुलेशन क्यों, रीजन देखेंगे। यहाँ पर होता क्या है, जो ये ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं,
जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं बेटा, ये होता क्या है, लगभग 14 दिन पे, 14 डेज पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो बीच वाला ये, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स आपको लगभग लगभग 14 दिन पर दिखाई पड़ेंगे। ये 14 दिन पे ही होगा, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन पे आए, चाहे 29 दिन पे आए, चाहे 30 दिन पे आए, चाहे 35 दिन पे आए, डजंट मैटर। लेकिन इसका काम फिक्स है कि हाँ भाई, ग्रेफियन फॉलिकल जो होगा हमेशा कहाँ पर होगा, 14वें दिन पर आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं ओवुलेशन का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर होता क्या, LH और FSH, ये क्या होता है, बिल्कुल मैक्सिमम स्टेज पर होता है, देखेंगे बिल्कुल मैक्सिमम स्टेज पर आपको LH वाला और FSH वाला दोनों बिल्कुल टॉप पर होते हैं। यानी 14वें दिन पर जान लिखिए कि इन दोनों हार्मोन्स की जो लेवल होती है बिल्कुल एकदम मैक्सिमम पर होने वाली है। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टेज पर है। अब होता क्या बेटा कि ये जो LH, जिसका अभी तक कोई काम था ही नहीं, अभी तक हमने देखा FSH था तो एस्ट्रोजन निकाला था, और एस्ट्रोजन था तो एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटा कर रहा था 0.2 से लगा के 3 mm तक। अब लेकिन जब इनका काम हो गया और जब ये लोग 14वें दिन पे एवोल्यूशन शुरू करेंगे, फॉलिकुलर जो ग्रेफियन फॉलिकुलर होता है लगभग 14 दिन पे जब पहुंच जाता है, तो वहां पर हमने बताया कि ये दोनों हमारे बिल्कुल पीक अवस्था पे होते हैं। तब जब पीक पे होता है तो FSH का तो समझ में आया, ये सारा कारनामा वही करवा रहा था, लेकिन LH क्या करेगा, अब LH का नंबर आ गया, तो देखेंगे यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हमारा LH होगा, LH जिसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये भाई साहब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक प्रकार से जान लीजिए कि ये कह सकते हैं कि लाठी ना, लट्ठा के रूप में काम करेंगे, यानी किसी चीज को पीटेंगे, बहुत पीटेंगे और पीट पीट करके कोई चीज रिलीज करेंगे, तब यानी हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हैमर की तरह काम करते हैं, और हैमरिंग की तरह वर्क करते समय ये कुछ काम करेंगे, किसी चीज को रिलीज करने में मदद करेंगे। तो ये रिलीज क्या करेंगे, यानी हम बता सकते हैं कि हाँ ये 14वें दिन पे हो सकता है, भाई मैंने 14 दिन बताया ना, ये 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 14 दिन पे होने वाला है। इसका मतलब जो एग्जैक्ट टाइम हम लेते हैं 13 या 15 हो सकता है, या फिर 14 तो फिक्स है कि वहीं पे होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि ये लोग क्या करते हैं, टू मेक प्राइमरी प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte को बेटा ये किसमें कन्वर्ट करता है, ये प्राइमरी oocyte हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी में, यानी 2 डिग्री में। अब सोचिए ये 1 डिग्री से 2 डिग्री oocyte को कन्वर्ट कर रहा है। अभी मैंने आपसे बताया था ओवा अर्थात सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी को कोई तो आए जो चेंज करे, तो इसको चेंज करके डिवाइड करके बाहर रिलीज कौन कर रहा है, जैसे हथौड़ा है और हथौड़े से प्राइमरी oocyte को पीटा मैंने, पीटा प्राइमरी oocyte को कि बाहर निकल, तो ये अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर देगा, कहेगा जाओ भैया हमारा काम हो चुका, प्राइमरी में यहाँ तक था, सेकेंडरी तुम जाओगे अर्थात तुम ओवुलेशन करवाओगे, तुम ओवा निकालोगे, तो ये सेकेंडरी oocyte को क्या कर रहा है, बदल दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर LH के इस प्रकार के जो पीक अवस्था पर पाए जाने की जो केसेस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LH सर्च कहते हैं, यानी हम इसका जो कंसंट्रेशन होता है, आप देख पा रहे होंगे कि कंसंट्रेशन इसका बिल्कुल टॉप पर होता है ना। ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल डेवलप होते होते मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में एवोल्यूशन की प्रोसेस चली रही है, और ये सब क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ से डेवलपिंग द कार्पस ल्यूटियम, अब कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं, बाद में कुछ कार्पस ल्यूटियम देखेंगे रिग्रेसिव फॉर्म में चले जाते हैं, है ना। तो ये अवस्था हो जाती है यहाँ पर, इतना समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। चलिए बेटा अब हम देखेंगे अगला और लास्ट इसका जो होगा तीसरा वाला, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फ्लूइड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमने दो तो समझ लिया, मेंस्ट्रुएशन वाला समझ लिया पूरा, और पूरा फॉलिकुलर वाला फेज समझ लिया। अब हम समझेंगे ल्यूटियल या सेक्रेटरी। हमने ये भी बता दिया कि फॉलिकुलर को हम लोग, ठीक है ना, प्रोफॉलिफरेटिव फेज क्यों कहते थे, ये भी सारी चीजें आपको समझा दी। अब यहाँ पर बात करेंगे ल्यूटियल फेज। अभी आपने देखा बेटा, अभी हमने कहा कि प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था बेटा, सेकेंडरी oocyte था, oocyte था, यानी हम इसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, या इसको एग कहते हैं। अब ये बेटे कहाँ चले जाते हैं, ये सारी कंडीशन जो होते हैं ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट आपने पढ़ा होगा इस तरह से स्ट्रक्चर्स।
ठीक है ना। तो ये वाला जो ओविडक्ट वाला भाग है, यानी ये यहाँ पर चले जाता है, यहाँ पर ओविडक्ट वाले भाग में। यहाँ तो अपना ओवरी वाला भाग रहता है ये सर। अब यहाँ पर हम ये चीज बताने वाले हैं कि ये यहाँ पर चले आया है, यानी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी यानी ओ साइड में यानी ओवम यानी एग में कन्वर्ट हुआ। अब ये भाई लोग भागे कहाँ पे, इन्होंने कहा भैया हमको जगह दे दो, तो जगह मतलब मिल गई तो कहाँ पर, ओविडक्ट वाले भाग में। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये लोग तो चले गए अपना ओ साइड, लेकिन वहां पे अभी ग्रेफेन फॉलिकल बचा है। याद करिए ग्रेफेन फॉलिकल तो बचा है ना, वो कहाँ चला गया। अब ग्रेफेन फॉलिकल क्या करेगा, तो ग्रेफेन फॉलिकल का काम क्या है, ये जो ग्रेफेन फॉलिकल बच्चे ये डेवलप करेगा क्या, डेवलप्ड हो जाता है इस चीज में, ये हो जाएगा हमारा, मैं आपको बता देता हूं, ये कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे स्ट्रक्चर्स में जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेफियन फॉलिकल जो बचा रह गया था प्राइमरी और सेकेंडरी वो साइड तो काम हो गया, चारों तरफ से जो बाउंड्री थे, जो फॉलिकुलर वाला भाग था यानी ग्रेफियन फॉलिकल जो मेच्योर था, अब वो मेच्योर यानी ग्रोथ यानी ग्रोइंग फॉलिकल्स, वो यानी कि जो हमारा फॉलिकुलर वाला ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो चला जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। अब ये कार्पस ल्यूटियम भाई साहब एक काम करेंगे, यहां से एक हार्मोन्स निकालेंगे, एक हार्मोन्स निकालेंगे। ये हार्मोन्स होता है बेटा क्या हमारा, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। और ये क्या करेगा, ये इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है इसको थोड़ा सा क्या करेगा, मोर थिक करेगा। और मोर थिक का मतलब आपको पता होना चाहिए लगभग 5 से 6 mm इसको क्या करता है, ये कर देता, ताकि क्या हो सके, अभी मैंने बताया था, ताकि इम्प्लांटेशन थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसलिए सो कॉल्ड, इसीलिए इसका एक नाम होता है बेटा, इसीलिए इसका नाम अगर पूछा जाए आपसे कि भाई ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज को और क्या नाम दिया जाता है, सो कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन का नाम होता है, क्या कहेंगे इसको, तो इसको बोल देंगे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। क्या बात है, समझ में आ रही है। तो ये बात आपको बहुत आसान हुई होगी, क्या समझ में आएगा। अब एक लाइन इसमें चाहिए तो और लिख लेंगे, यानी ये जो हमारा फॉलिकल्स होता है, ये फॉलिकल्स बेटा हमारा क्या करता है, यानी ये फॉलिकल्स के जो डेवलपिंग होते हैं, फॉलिकल्स के जो डेवलप्ड होते हैं, इसको क्या करता है, लेस कर देता है। भाई और फॉलिकल ना बने, अब और फॉलिकल करने की क्या जरूरत है, तो फॉलिकल की लेवल को यानी मात्रा की संख्या को क्या करता है, डेवलप होने को लेस कर देता है, कम करता है। पहला काम हो गया इसका, समझ में आ गया। तो ये प्रोजेस्टेरॉन तो पहला तो लेवल कम करता है। अगर दूसरा यहीं पर आपसे पूछा जाएगा और क्या काम करता है, यानी हम सीधा करेंगे दैट इज सपोर्ट इन प्रेगनेंसी। सिंपल बताइए, प्रेगनेंसी को अगर बढ़ाना सपोर्ट करना है तो फॉलिकल्स की मात्रा को, डेवलप होने की मात्रा को कम करिए। अब फॉलिकल्स क्या बनना चाहिए भाई, जब प्रेगनेंसी अगर चाहिए आपको तो फॉलिकल्स को कम करिए, ये हो गया, ठीक है ना। एक चीज और बता देंगे प्रोजेस्टेरॉन में, एक चीज और बता देंगे बेटा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन यहां से सिक्रीट होता है। आप देखेंगे जो ल्यूटियल है, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। इस प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के सिक्रीट होने की वजह से इसका नाम क्या बढ़ जाता है, सिक्रेटरी फेजेस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अच्छा जो ये कार्पस ल्यूटियम है, ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है बेटा, ये कब होता है, ये डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट आफ्टर 14 डेज, 14 डेज, ठीक है ना। ये 14 डेज यानी 14 दिन बाद ये समाप्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब इसका काम क्या हो जाए, अब ऐसा ना सोचो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल भाई पुअर कंडीशन या पुअर हेल्थ की वजह से 28 दिन पे नहीं आया या 30 दिन पे आया, 32 दिन पे आया, 6 महीने बाद आया, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं। ये अपना आप ऑटोमेटिक कार्पस ल्यूटियम कहेगा आप हमको समाप्त हो जाने दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक डिजनरेट कर जाएगा 14 डेज में, और डजंट मैटर व्हाट एवर कम द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नो प्रॉब्लम यहाँ पर। लेकिन ये कार्पस ल्यूटियम जब ये बेटा जाएगा तो ये कार्पस ल्यूटियम हमारा, कार्पस ल्यूटियम होगा ये चेंज हो जाएगा। अच्छा कार्पस ल्यूटियम आप जानते हैं एलोइस कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, एलोइस कलर के होते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा कार्पस
एल्बिकैंस, जो कि कैसे होगा, ये व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट इन कलर होता है। तो क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? कार्पस ल्यूटियम हमारा चेंज हो गया किसमें, कार्पस एल्बिकैंस। ये बातें समझ में आ गई हैं। यानी इस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, हमारा रुक जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर आप और जानना चाहिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नोट या ऐसे स्टार बना के ले लेंगे। जो हमारा ये ग्रेनुलोसा सेल है, ग्रेनुलोसा सेल, इस ग्रेनुलोसा सेल से आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत अमाउंट में, जैसे ये हमारा कार्पस ल्यूटियम तो निकला ही है, लेकिन जो ग्रेनुलोसा सेल है यहाँ पर एस्ट्रोजन और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इनहिबिशन या इनहिबिन नामक हार्मोन्स को भी कौन क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। समझ में आ गया, ये सिक्रीट करते हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लगभग 40 से 80 ml ब्लड क्या होता है, लॉस। समझ में आ गई इतनी बातें। तो ये हमारा क्या था, एक प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में था। और आई होप कि आप लोगों को तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो था इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक बहुत जबरदस्त था। अच्छा, ये सारी अवस्थाएं हो जाती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से 50 वर्ष की अवस्था में हम देखते हैं कि मेनोपॉज अवस्था आती है, जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 40 से 80 ml अभी मैंने आपको बता दिया कि ये है। और इसमें एक चाहिए तो एक चीज और बता दीजिए, एक यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, फाइब्रिनोलाइसिन, ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के बदौलत जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्लॉटिंग नहीं होती है, जमता नहीं है। अगर वो ऐसा ना हो, अगर ये फाइब्रिनोलाइसिन नामक एंजाइम प्रोटीन इसमें ना पाए जाए, तो ये लोग बेटा क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनके उपस्थिति में आप देखते हैं इस फ्लूइड को क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जमा देता है। तो ये जमने ना पाए, इसलिए इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिन नामक का एंजाइम्स, प्रोटीन या एंजाइम्स, ठीक है। जैसे स्पर्मोलाइसिन, स्पर्मोलाइसिन में वो था, वहां पे स्पर्म को जमने से क्या करता था, ठीक है, से वो भी एक्ट करता था। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बहुत ईजी भाषा में, आसान भाषा में हमने आपके सामने उतार दिया है। आई होप कि आप लोग इसको सॉरी एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। और इसको बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स अपना असल बनाइएगा। कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ पे, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको उसका हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।